गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिमालय के दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले सभी हिंदू हैं। अखंड भारत की संकल्पना का आधार केवल भौगोलिक स्थिति ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का होना चाहिए। आज का भारत गजब के उत्साह एवं आत्मविश्वास से भरा है, जिसके कारण हमारे लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत के लिए सनातनी हिंदू, इस्लामिक हिंदू, क्रिश्चियन हिंदू, सिख हिंदू इत्यादि आज के आधुनिक समाज की सच्चाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अखंड भारत की बात तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, पर क्या आपने कभी इस अखंड भारत के स्वरूप पर विचार किया है? दोस्तों, अखंड यानी कि जो खंडित या बटा हुआ ना हो। जब भी अखंड भारत की बात उठती है तो अचानक ही हमारे मन मस्तिष्क में 1947 में आज़ादी के समय भारतवर्ष के भौगोलिक बंटवारे की बात आ जाती है, जब अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था और फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बना था। पर ऐसा नहीं है कि भौगोलिक रूप से भारत पहली बार खंडित हुआ है। यदि हम अपना हजारों वर्ष का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाते हैं कि सृष्टि की रचना के साथ ही अखंड भारतवर्ष 7 महाद्वीपों में बटी धरती के नाभि अर्थात जम्बू द्वीप का हिस्सा था, जहां विश्व की अधिकांश आबादी रहती थी। कहते हैं कि प्रसिद्ध राजा नाभि इस अजनाभ वर्ष, जो कि भारतवर्ष का पुराना नाम था, उस पर शासन करते थे। उनके पुत्र थे ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र परम प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में जब फिर से भारत को अखंड बनाने की बात उठ रही है तो नकारात्मक मानसिकता वाले इसे महज कोरी कल्पना ही बताते हैं। वे इसे असंभव कार्य मानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि दिल से लगन से किया गया कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। न ही ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे हासिल नहीं किया जा सके। हाँ, इसके राह में कठिनाइयाँ, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, पर फौलादी इरादों के आगे सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं दम तोड़ देती है। यदि ये सब असंभव होता तो आज के दौर का ही उदाहरण ले लें। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा होता, जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी होती, अंतरिक्ष में भारत चांद और मंगल तक नहीं पहुंच सका होता और समूचे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की बात नहीं हो रही होती। प्राचीन काल में यह अखंड भारतवर्ष उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर पूर्व में अरुणाचल और अरुणाचल से बर्मा इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी श्रीलंका तक और हिंदू कुश से नीचे सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने तक फैला हुआ था। अर्थात हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय हिंदू कुश पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित विस्तृत क्षेत्र ही अखंड भारतवर्ष था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अतीत में भारत सदा से ही अखंड रहा है और अभी टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारी सनातनी संस्कृति परंपरा को आधार बनाकर भारत हजारों वर्षों तक अखंड रहा, क्योंकि सनातन ही शाश्वत सत्य है, जिसका स्वरूप लाख उथल पुथल के बाद भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य को कोई भी खंडित नहीं कर सकता अथवा इसे कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए इस पर पर्दा जरूर डाला जा सकता है अथवा इसे धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, पर अवसर पाते ही यह सनातन सत्य अपनी निखार बिखेरने लगता है। दोस्तों, यदि आज के समय के इतिहास को ही माने तो हम पाते हैं कि हमारा अखंड भारत अतीत में बार बार खंडित अथवा विभाजित जरूर हुआ, परंतु बीच बीच में सनातन संस्कृति की अतुल्य इच्छा शक्ति ने इसे उसी प्रकार से अखंड भारत का स्वरूप दे दिया। अब मैं आपको ऐतिहासिक रूप से कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा जो आपको बताएगा कि किस प्रकार टुकड़ों में विभाजित भारतवर्ष भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बार बार अखंड भारत बना। आज से 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसका उल्लेख हमें उस समय के बौद्ध, जैन, शैव एवं भागवत ग्रंथों में मिलता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य के अर्थशास्त्र और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन
मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस खंडित भारत को अखंड बना दिया। इसके बाद अशोक ने इस अखंड भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को मध्य एवं उत्तरी एशिया तक पहुंचा दिया। फिर कई विदेशी आक्रमण हुए, जैसे यूनानी, शाक, हून इत्यादि ने भारत को पुनः खंडित कर दिया। और फिर सामने आया चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत इरादा या इच्छा शक्ति वाले सनातनी शेर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन, जिसने भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में यूरोप के यूनान की सीमा तक पहुंचा दिया। हम जानते हैं कि यह सुनकर आपके मन मस्तिष्क में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज का समूचा अरब जगत, जिसमें सऊदी अरब समेत लगभग सभी अरब देश शामिल हैं, ये सारे विक्रमादित्य के साम्राज्य का हिस्सा थे। सुनकर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, पर सच तो सच है। इस विश्व विजयी सम्राट, जिसके आगे सो कॉल्ड विश्व विजयी अलेक्जेंडर या सिकंदर का साम्राज्य भी बौना था, ऐसे भारतीय सनातनी शेर को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। दोस्तों, हो गया न गर्व से सीना चौड़ा, देख लिया न सनातन की ताकत। वह यूनान का विदेशी सिकंदर, जिसे हमारा इतिहास विश्व विजेता कहते नहीं थकता, वह हकीकत में भारत के सनातनी शेर विक्रमादित्य के आगे कहीं नहीं ठहरता। सिकंदर ने तो केवल तलवार के दम पर देशों और भूभागों को जीतकर अपनी सीमा बढ़ाई थी, पर विक्रमादित्य ने केवल अपनी भौगोलिक सीमा ही नहीं बढ़ाई थी, बल्कि भारतीय सनातनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी किया था। ऐसे महान सम्राट को भारत के इतिहास से मानो गायब कर दिया गया। विक्रमादित्य के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा, क्योंकि आज हम अखंड भारत के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद 4वीं-5वीं सदी के गुप्त साम्राज्य में भी अखंड भारत की झलक दिखाई देती है। पश्चिम एशिया में इस्लाम के उदय के समय भारत पुनः कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने लगे और दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों के समय में भी अखंड भारत की एक छोटी झलक दिखाई देती है, लेकिन इन विदेशी मानसिकता वाले इतिहासकारों ने मुगलों को इस प्रकार प्रचारित और प्रसारित किया मानो उससे पहले भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं पर हमला कर उसे मिटाने का असफल प्रयास किया। हजारों मंदिरों, बौद्ध मठों को तोड़ डाला गया। विश्व प्रसिद्ध नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो हमारे प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं ज्ञान के केंद्र थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया और हजारों के संख्या में लाइब्रेरी में मौजूद भारतीय प्राचीन ग्रंथों को जला दिया गया। फिर भारत में ब्रिटिश राज कायम हुआ, जिसने भौगोलिक रूप से भारत को पुनः अखंड बना दिया। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, जिसके कारण जाते जाते इस अखंड विस्तृत भारत को पुनः कई टुकड़ों में खंडित कर दिया गया और एक छोटे से खंडित भारत को अंत में आज़ाद कर दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लूट कर कंगाल बना दिया। जो देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था, उस भारत में गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा ने डेरा जमा लिया। आज़ादी के दौरान गांधी जी समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानी अखंड भारत की बात करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद केवल स्वार्थवश व सत्ता लोलुपता के कारण हमारे नेताओं ने इस अखंड भारत के दिशा में कोई काम नहीं किया। सन 2014 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मानो युग परिवर्तन हो गया। हमारे प्रधानमंत्री, जो किसी राजघराने अथवा पैसे वाले घराने से नहीं बल्कि बहुत ही गरीब घराने से आते हैं और जो चाय वाले के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस गरीब और मानसिक एवं सांस्कृतिक आत्मविश्वास रूप से अति कमजोर भारतीयों में मानो नव ऊर्जा का संचार कर दिया। उन्होंने केवल अर्थव्यवस्था को ही पटरी पर नहीं लाया, बल्कि भारतीय सनातनी संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित भी किया। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हर भारतीयों को गजब के आत्मविश्वास से भर दिया। अब भारत के लोग किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं मानते।
उन्हें अपने देश और संस्कृति पर गर्व है। इसलिए यदि वे आज अखंड भारत की बात करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से भरे भारतीयों के लिए आज कुछ भी संभव है। प्रदीप झा पुनः आपके इस जज्बे को सैल्यूट करता है। भारत के सनातनी हिंदू शेर उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आपका सकारात्मक सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें तथा मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।